Hello guys, this is Riya Ranjan and in this video I am going to teach the third part of development जो मैंने अपनी 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं ऑलरेडी। फर्स्ट में मैंने ऑलमोस्ट 30% के अप्रॉक्स पढ़ा दिया होगा। सेकेंड वीडियो में मैंने 80% तक कवर कर लिया था एंड इन दिस वीडियो श्योरली फॉर श्योर आई विल कंप्लीट दिस वन चैप्टर डेवलपमेंट एंड फिर कुछ ही दिनों में मैं आपको वाइट बोर्ड पर पढ़ाना शुरू कर दूँगी एंड उसमें आपको नोट्स वगैरह सब प्रोवाइडेड होंगे। ये तो सिर्फ इसलिए था बिकॉज अभी सारे इक्विपमेंट्स नहीं हैं, सो दैट इज़ वाई मैंने अभी से स्टार्ट कर दिया। बट दिस वन चैप्टर आई विल रिपीट इट, मैं इसे रिपीट करूँगी एंड आपको नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। ओके स्टार्ट करें। हाँ, तो हमने कंप्लीट कर लिया था दैट वन टॉपिक पब्लिक फैसिलिटीज़ हमने कंप्लीट कर लिया था एंड 3 टॉपिक्स बचे थे विच वर फर्स्ट ऑफ ऑल BMI, ठीक है, एंड देन उसके बाद हमारा बच गया था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड थर्ड वन सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। दीज 3 टॉपिक्स वर रिमेनिंग विच आई विल टीच टुडे। सो स्टार्ट करें। हाँ जी, अब आप तसल्ली से सुनिएगा, पूरा कंसंट्रेशन आपका यहाँ पर होना चाहिए। ओके, BMI से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल BMI बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको ये मत सोचिएगा कि छोटे से डब्बे में है तो फिर हम इसको स्किप कर देते हैं। नो, इफ़ यू आर गोइंग टू स्किप इट देन यू आर डूइंग अ मेजर मिस्टेक, ठीक है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बॉडी मास इंडेक्स BMI की फुल फॉर्म होती है द वेरी फर्स्ट थिंग। B मीन्स बॉडी, M स्टैंड फॉर मास एंड I स्टैंड फॉर इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। अब ये ना आपने एक कॉमन चीज़ जो आई एम गोइंग टू टेल यू, आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो अच्छे खासे हेल्दी होते हैं। हेल्दी यानी फिट एंड फाइन होते हैं। हेल्दी मतलब मोटे नहीं, फिट एंड फाइन होता है। लाइक मैं ना ज़्यादा पतली हूँ ना बहुत ज़्यादा मोटी हूँ, मैं फिट एंड फाइन हूँ। कुछ लोग होते हैं जो बहुत 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 पतले होते हैं एकदम ऐसे, है ना, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। तो यू नो वेल कि ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना अच्छा है, बहुत ज़्यादा पतला होना भी अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा होना भी अच्छा नहीं है। फिट एंड फाइन होना अच्छा है, उसके लिए आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना पड़ता है। तो BMI ना एक क्राइटेरियन है जिसके बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं, एक पर्सन की हेल्थ के बारे में हम पता लगाते हैं कि क्या कोई बंदा नरिश्ड है, अच्छा खासा फिट एंड फाइन है, अंडर नरिश्ड है, बहुत ज़्यादा पतला है, या ओवरवेट है, ठीक है। तो BMI इज़ अ क्राइटेरियन विच इज़ यूज टू find the health of the person whether he or she is nourished, undernourished और overweight। ओके, तो BMI की सिंपल एंड सटीक डेफिनेशन ये थी। अब यहाँ पर देखते हैं तो BMI की SI यूनिट क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो कि आपने अगर मेरी फर्स्ट और सेकेंड वीडियो सही से देखी होंगी तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैं इमेजिन बहुत करवाती हूँ। जब भी डिवीज़न की बात होती है ना तो मैं डिवीज़न हम ऐसे करते हैं ना, इतना सा यू नो साइन कर देते हैं। लाइक 2 को मुझे 4 से डिवाइड करना है, 2/4, तो 2 यहाँ पर, यहाँ डिवाइड का साइन और यहाँ पर 4। तो जब भी मुझे डिवाइड करवाना होता है मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर भी डिवीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी जिस भी बंदे का हम निकाल रहे, लाइक किसी पर्सन का निकाल रहे हैं, तो हम उसका वेट kg में ऊपर लिखेंगे और उस वेट को डिवाइड कर देंगे उसके हाइट के स्क्वायर से, ठीक है। लेट उसकी हाइट है 4 मीटर, तो 4 मीटर, मीटर्स में होनी चाहिए हाइट, एंड 4 का स्क्वायर दैट विल बी 16। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वेट ऑफ द पर्सन इन kg एंड बाय हाइट ऑफ द स्क्वायर ऑफ हाइट ऑफ द पर्सन इन मीटर्स, ठीक है। तो kg बाय मीटर स्क्वायर, kg बाय मीटर स्क्वायर, kg पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो इसकी जो SI यूनिट होती है BMI की, दैट इज kg पर मीटर स्क्वायर। तो 2 पॉइंट्स बताते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी, फिर सेकंड में मैंने आपको इसकी SI यूनिट बता दी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि BMI अगर आपकी 18 से 25 kg पर मीटर स्क्वायर है, 18 से लेकर 25 के बीच में है, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर अ नरिश्ड पर्सन, आप एक नरिश्ड पर्सन है, ठीक है। मतलब अच्छे खासे फिट एंड फाइन है, ना बहुत ज़्यादा दुबले पतले ना बहुत ज़्यादा मोटे। 25 से ज़्यादा है तो यू आर ओवरवेट, एंड अगर 18 से कम है तो यू आर अंडर नरिश्ड। 18 से 25 के बीच में है तो यू आर नरिश्ड, 18 से कम है तो 18 से 25 के बीच में तो यू आर नरिश्ड, 18 से कम में है तो अंडर नरिश्ड, एंड 25 से ज़्यादा है तो ओवरवेट।
तो हमारा जो BMI का कंसेप्ट था ना, दैट इज़ कम्प्लीटेड नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को बताने से पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में बता दिया था। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इस चैप्टर का प्रिवेलेंट क्वेश्चन है, जो पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में डिफरेंस बताओ। तो डिफरेंस तो आप तभी बता पाएंगे जब आपको दोनों ही रिपोर्ट के बारे में पता होगा। तो अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया था? UNDP ने, UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने पब्लिश किया था। U फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशन, D फॉर डेवलपमेंट, P फॉर प्रोग्राम। तो UNDP ने पब्लिश क्या करवाया? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने क्या किया था कि किसी भी कंट्री को कैसे कंपेयर किया था ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने क्या किया? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने कंट्रीज़ को कंपेयर किया 3 चीज़ों के बेसिस पर: हेल्थ लेवल, एजुकेशनल लेवल एंड पर कैपिटा इनकम। एंड ये बहुत अच्छी तरीके से कंपेयर किया गया, क्योंकि क्या फ़ायदा ऐसी कंट्री का जिसमें पर कैपिटा इनकम तो बहुत ज़्यादा है लेकिन लोगों की हेल्थ बहुत ख़राब रहती है, लोगों का एजुकेशनल लेवल बहुत अच्छा नहीं, अनपढ़ लोग रहते हैं ज़्यादा वहाँ पर, लिटरेसी रेट ज़्यादा नहीं है, इलिटरेट पीपल आर मोर इन दैट टाइप ऑफ कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है किसका? पैसे होने का। वही कहते हैं ना कि लेट आपके पास बहुत पैसे हैं, आप करोड़पति हैं, लेकिन आपको समझदारी नहीं है, यू डोंट हैव द आइडिया दैट हाउ टू स्पेंड द मनी इफेक्टिवली, कैसे पैसे खर्च करें। ठीक है, तो क्या फ़ायदा क्या फ़ायदा आपके पास इतने सारे पैसे होने का जब आपको यही नहीं पता कि कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है। एंड समझदारी कैसे आती है? विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। तो किसी कंट्री में पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है बट लोगों के पास एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं है, एजुकेशन में अचीवमेंट नहीं है, हेल्थ में अचीवमेंट नहीं है, देन व्हाट्स द यूज़ ऑफ दैट टाइप ऑफ पर कैपिटा इनकम? क्या फ़ायदा ऐसे में बहुत सारे पैसे होने का, हाई पर कैपिटा इनकम होने का? तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने तीन बेस पर कंट्रीज को डिवाइड किया था: हेल्थ लेवल, एजुकेशन लेवल एंड देन पर कैपिटा इनकम। अब यहाँ पर मैंने आपको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में बता दिया। अब यहाँ पर 3 से 4 डेफिनेशंस और हैं जो आपकी BMI एंड HD यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के नीचे है। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, मे बी टाइम लगेगा बट कोई बात नहीं, टॉपिक स्किप नहीं होना चाहिए। HDI फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये होता है कि किसी भी कंट्री ने हेल्थ लेवल, एजुकेशनल लेवल एंड देन पर कैपिटा इनकम, इन तीनों के बेसिस पर कितनी अचीवमेंट की है। कोई भी कंट्री है, उस कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उनका हेल्थ लेवल, एजुकेशनल लेवल एंड पर कैपिटा इनकम कितनी है, क्या अचीवमेंट है, दैट इज़ नथिंग बट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मीन्स HDI। सो HDI ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री की अगर HDI की बात कर रहे हों तो हम ये देखते हैं कि क्या एवरेज अचीवमेंट रही है। सो HDI ऑफ अ कंट्री is used to find out the average achievement of the country in the field of education, health and per capita income. Okay, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कोई भी इंसान पैदा हुआ है, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ एनी पर्सन द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ, जो भी उसकी लाइफ होगी हमने एक्सपेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल, भारत में कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम ये कहते हैं ना कि 70 साल 60 साल यहाँ तक जिएगा। तो ये जो हम एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं दैट इज़ नथिंग बट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यही होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। भारत में, अब मुझे आदत होगी भारत बोलने की शायद, तो भारत में अगर मैं रियलिटी में बताऊँ तो 69 ईयर है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसी भी इंसान की। तो जो एवरेज है दैट इज़ 69, इससे ज़्यादा बहुत कम लोग जीते हैं। एंड कम की तो आप कोई भी लाइफ हम पर्टिकुलर तो बता नहीं सकते कि ये बंदा इतना ही जिएगा, बट स्टिल एक एक्सपेक्टेंसी कि हाँ इतने साल जिएगा। 100 साल तो अब कोई जीने से रहा, बहुत कम प्रपोर्शन होगा, बहुत कम परसेंटेज होगी ऐसे लोगों की जो 100 साल तक जी पाएंगे। तो 69 है भारत का। फाइन, तो यहाँ पर हाँ बुक में लिखा भी है 69, मुझे लगा कि मैंने एक बार गूगल से देखा था, बुक में मेंशन नहीं बट बुक में मेंशन है। हाँ जी, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ द एवरेज
एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज और हर बर्थ। किसी भी इंसान का जब जन्म हो रहा है तो उसके जन्म पर हम उसकी जो लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द लाइफ इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज GNI। एक आ गया आपका HDI बता दिया, HDI से पहले BMI बताया। अब नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन GNI। GNI की फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म क्या होती है? तो GNI स्टैंड फॉर ग्रॉस नेशनल इनकम। अब यहाँ पर देखिए, लेट सपोज ये कंट्री है, ये कंट्री है, ये भारत है एंड ये कोई अदर कंट्री है। अब भारत में जो भी पैसे रेसिडेंट्स इनकम प्रोड्यूस करेंगे, जो भी इनकम जनरेट होगी बाय द रेसिडेंट, तो वो तो रुपीज़ में, हमारी करेंसी रुपीज़ है ना। एंड लेकिन ये जो कंट्री है ना, इसमें रुपीज़ में नहीं, इसमें डॉलर्स में है। अब इन दोनों कंट्री के बीच में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। बट यहाँ की जो करेंसी है दैट इज़ इन रुपीज़, एंड यहाँ की करेंसी है डॉलर, तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज जो कंडीशन मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपकी फ्रेंड हूँ, आप मेरे पास आते हैं कुछ खरीदने के लिए, एंड ये मेरा नियम है कि मैं रुपीज़ में ना पैसे लूँगी ही नहीं। आप लेट सपोज 10th की बुक्स खरीदने आए, 10th की बुक्स मुझसे खरीदने आए, मैंने आपको बुक्स दी एंड बदले में आप मुझे रुपीज़ में पैसे देना, आपके पास तो रुपी ही होंगे ना, रुपीज़ की करेंसी होगी, देन आई विल रिजेक्ट दैट, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दी मनी इन रुपीज़, ठीक है, मैं रिजेक्ट करी। हालांकि मैं कर नहीं सकती हूँ बिकॉज गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है कि कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता रुपीज़ में, बट स्टिल एक कंडीशन सपोज कर लीजिए, मैंने कहा मुझे डॉलर में चाहिए। अब आप क्या करेंगे, जब आपके पास डॉलर में है ही नहीं, तो क्या होगा कि अगर आप अपनी रुपीज़ को ही डॉलर में कन्वर्ट कर ले तब तो ईजी हो जाएगा ना। वैसे ही जो मैंने ये दोनों कंट्रीज बताए ना, ये रुपीज़ में इनकी करेंसी है, इनकी करेंसी डॉलर में है, तो एक काम करते हैं, इसकी जो करेंसी रुपीज़ में उसको डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हैं, देन यहाँ भी डॉलर, यहाँ भी डॉलर, दोनों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस वजह से जितने भी एक कंट्री में GNI मैंने बता दिया, हाँ GNI की मैंने सिर्फ फुल फॉर्म बताई है। GNI होता क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा। एक कंट्री में जितने भी रेसिडेंट्स रह रहे हैं, उन रेसिडेंट्स एज वेल एज जितने भी रेसिडेंट्स बाहर रह रहे हैं, उन दोनों की ये कंट्री है, ये कंट्री है, इस कंट्री में जितने भी रेसिडेंट्स रह रहे हैं एंड इसी कंट्री के रेसिडेंट्स अगर अब्रोड में भी रह रहे हैं, बाहर भी रह रहे हैं, तो उन सब की अर्निंग जितना भी कमा रहे हैं, ये भी एंड ये भी, जो बाहर रह रहा है वो भी एंड कंट्री के अंदर रह रहा है वो भी, उन सब की अर्निंग की डॉलर वैल्यू, द डॉलर वैल्यू ऑफ द अर्निंग of all the residents whether they are living in the country or in the abroad is called GNI। ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होता है, पूरी अर्निंग, जो रेसिडेंट्स की अर्निंग है, चाहे वो कंट्री में रह रहे हैं, कंट्री से बाहर रह रहे हैं, उनकी अर्निंग का डॉलर वैल्यू, डॉलर में जब वो कन्वर्ट कर दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड GNI। एंड अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि क्यों कन्वर्ट करते हैं डॉलर वैल्यू में, GNI की ज़रूरत ही क्या है, तो ज़रूरत भाई इसलिए ताकि हम इजीली दोनों कंट्रीज़ का कंपैरिजन कर सके, ठीक है। जितनी भी वैल्यू है अर्निंग से हम कंपेयर कर सके, एज वेल एज ईजिली जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है, यानी जितने भी हमें सामान खरीदना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कोई दिक्कत ना आए, तो ईजिली हम खरीद सके। तो मैंने आपको HDI बता दिया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बता दिया, देन मैंने आपको बता दिया व्हाट इज़ GNI एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ GNI, व्हाई the earning of the residents in the country or whether they are living in abroad is converted in dollar। So I told you well कि क्यों डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दिक्कत ना आए, कंट्रीज़ को कंपेयर कर सके। ओके, तो यहाँ पर हमारा बॉडी मास इंडेक्स भी हो चुका है, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी हो चुका है। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इन दोनों में डिफरेंस बताओ। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या बेस लिया गया था, पर कैपिटा इनकम। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या बेस लिया गया था, एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम। जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो किसने पब्लिश की थी, वर्ल्ड बैंक ने। एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसने पब्लिश की थी, UNDP, फुल फॉर्म बता दीजिएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो भी एग्जामिनर होगा दैट विल बी टू मच हैप्पी कि भाई बच्चे को फुल फॉर्म भी पता है। अब फिर आ जाते हैं नेक्स्ट कि जो आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना, उसमें जो पूरी कंपैरिजन थी दैट वाज, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो पूरी कंपैरिजन की गई थी दैट वाज डन इन अ नैरो मैनर। बहुत संकरी सोच कहते हैं ना, कि सिर्फ और सिर्फ पैसों को ही पूरा बेस बना दिया, पूरा माध्यम बना दिया, सब कुछ बना दिया,
तो उनकी जो कंपैरिजन थी दैट वाज डन इन अ नैरो मैनर। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में कंपैरिजन नैरो मैनर में नहीं की गई थी, बहुत ही वाइजली की गई थी। ठीक है, उसके बाद आप ये बोल सकते हैं कि जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें कंट्रीज़ को रिच इनकम कंट्री, लो इनकम कंट्री ऐसे करके डिस्टिंग्विश किया गया था, ऐसे करके उनको डिवाइड कर दिया गया था। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में कंट्रीज़ को रैंक बाय रैंक करके डिवाइड किया गया। ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। आई नो कि ऐसे पढ़ने में कोई मज़ा नहीं आता है, बट आई विल रिपीट दिस चैप्टर, मैं चैप्टर रिपीट करूँगी एंड इसके नोट्स आपको वाइट बोर्ड पर लिखे लिखाए मिल जाएंगे। उसके बाद मैं कुछ आपको स्ट्रैटेजीज़ भी बताऊंगी, ऐसी बात नहीं है कि मैं ऐसे स्टार्ट कर रही हूँ। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि नोट्स कैसे बनाने हैं, टाइम कैसे सेव करना है, एज वेल एज कैसे बहुत अच्छा स्कोर करना है। तो जस्ट स्किप ऑल दी थिंग्स, नॉट ऑल दी थिंग बट सम ऑफ द थिंग्स ऑन दी सोल्जर्स ऑफ माइंड। ठीक है, मेरे सोल्जर्स पर छोड़ दीजिए। हाँ जी, अब आगे बढ़े। छोटा सा टॉपिक रह गया है, दैट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मुझे अभी भी याद है कि ये जो टॉपिक है ना, वो मैंने अपनी क्लास में बहुत बार रिपीट किया है, बहुत बार। हम एक दूसरे से मिलकर डिस्कस करते थे ना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज वन ऑफ द टॉपिक रिपीटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम इन माई क्लास। सो यहाँ पर देखिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंट आप कर रहे हैं कंट्री की। ठीक है, डेवलपमेंट हो रही है, कंट्री ही ज़रूरी नहीं है, डेवलपमेंट हो रही है, बट एनवायरमेंट को डैमेज किए बिना, विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द फ्यूचर जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ना अपने एंसेस्टर से, पूर्वज से क्या मिला, ज़मीन मिली। ठीक है, मुझे ज़मीन मिली। अब क्या किया मैंने, उसमें खूब फर्टिलाइज़र यूज़ किए अपने बेनिफिट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाई। लेकिन जो मेरी आने वाली जनरेशन होगी, अब तो वो मैंने फर्टिलाइज़र यूज़ कर करके उस ज़मीन को बंजर बना दिया ना पूरी तरीके से, दैट इज़ कन्वर्टेड नाउ इन अ बैरन लैंड, इनटू अ बैरन लैंड। सो जो मेरी आने वाली जनरेशन होगी उसके साथ तो मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, अब वो तो उसे यूज़ कर नहीं पाएगी, बिकॉज जो ज़मीन की फर्टिलिटी होती है वो तो मैंने पूरी ख़त्म कर दी अपने बेनिफिट के लिए। तो मेरी जो फर्दर कमिंग जनरेशन है उसके लिए वो ज़मीन यूज़फुल नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने फ्यूचर में जो जनरेशन आने वाली थी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे ये भी तो सोचना चाहिए था ना कि वो क्या करेंगे अगर मैं ही सारा यूज़ कर लूँगी। वैसे ही अगर हम सारा पानी अभी यूज़ कर लेंगे तो हमारी जो जनरेशन है वो क्या यूज़ करेगी। तो दैट इज़ वाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। डेवलपमेंट उस मैनर में करना कि आप एनवायरमेंट को भी डैमेज नहीं कर रहे हो, एज वेल एज कि आप जो फ्यूचर कमिंग जनरेशन है ना, फर्दर कमिंग जनरेशन, आप उसके साथ भी समझौता नहीं कर रहे हैं। आप यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज को, बट उस मैनर में कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं आने वाली जनरेशन के साथ। सो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? Sustainable development means development in that manner in which we are not damaging the environment as well as we are not compromising with the further coming generation. दो पॉइंट ध्यान रखिएगा। पहला तो एनवायरमेंट डैमेज नहीं होना चाहिए, दूसरा कि जो फर्दर कमिंग जनरेशन है ना उसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ज़्यादा कुछ था नहीं, यही था। एंड फिर इसके बाद वो छोटे छोटे डब्बे हैं, ग्राउंड वाटर इन इंडिया, फिर एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसको ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, बट हाँ मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ग्राउंड वाटर इन इंडिया यानी इंडिया में जो ग्राउंड वाटर है ना, ग्राउंड के नीचे वाला वाटर, ज़मीन के नीचे भी तो पानी होता है ना, कुआं खोदते हैं तो पानी कहाँ से आता है। तो ग्राउंड वाटर इन इंडिया धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम ओवर यूज़ कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे क्रूड ऑयल, तेल हो गया, तो वो भी धीरे धीरे अब ख़त्म हो रहा है वो नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन हम अपनी एक्सप्लॉइटेशन की स्पीड इतनी बढ़ा रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्स होने के बावजूद भी जो ये क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है, और कुछ सालों में क्या होगा कि ये सारे ही जो रिसोर्सेज है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ मस्ट, इट हैज़ बिकम अ मस्ट टू रेज सम ऑफ दी मेजर्स। कुछ मेजर्स उठाने पड़ेंगे हमें, ठीक है, ताकि हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करके रख सकें, उनको डैमेज ना करें, एंड जो फर्दर कमिंग जनरेशन है ना उनके साथ हम खिलवाड़ ना करें। आप खुद सोचिए ना, हम जो अभी पानी पी रहे हैं, आप ये सोचिए हमारे पूर्वज
अगर सारा पानी ख़त्म कर चुके होते हमारे मतलब ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के जो पहले जो व्यक्ति आए थे सबके पूर्वज सारा पानी ख़त्म कर चुके होते, तो अभी अगर हमारे पास पानी ही नहीं बचता तो हम क्या पीते। तो वैसे ही जैसे हम अपने बारे में सोचे कि अच्छा हुआ कि उन्होंने सारा पानी ख़त्म नहीं किया, तो वैसे ही हमें अपनी आने वाली जनरेशन के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना कि हम सारा पानी ख़त्म नहीं कर सकते, अगर हम कर देंगे तो वो क्या करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। सो इन टूडेज वीडियो चैप्टर इज कम्प्लीटेड नाउ। हाँ, मैंने आपको बता दिया बीएमआई के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसमें 3-4 छोटी छोटी डेफिनेशन थी, मैंने उसके बारे में बता दिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने बता दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें कि कॉमन गोल्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बता रखा कि कॉमन गोल्स पूछे जाते हैं कि व्हाट आर दी कॉमन गोल्स। कॉमन गोल्स यानी हम सबसे वो गोल जो हम सबके लिए समान हो, एक समान हो। वही जॉब वाली बात कि जॉब में सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसमें डिफरेंस पूछा जाता है। एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम भी पूछा जाता है। एंड इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है क्या, ये जो हरियाणा एंड केरल वाला डब्बा है ना, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद ये वाली जो मैंने चीज़ बताई थी कि जो हमारे हाथों में पैसा है वो सब कुछ नहीं खरीद सकता, है ना, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, तो ये आपकी स्टेटमेंट आ सकती है। एंड फिर कहा जा सकता है कि भाई इसे एक्सप्लेन करो। फिर उसके बाद हाँ, श्रीलंका, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में श्रीलंका एंड इंडिया का कंपैरिजन गिवन है ना, श्रीलंका आगे है, इंडिया नीचे है, श्रीलंका की रैंक इंडिया से ऊपर है। तो वो 3 फैक्टर्स बताइए जिसके बेसिस पे श्रीलंका इंडिया से आगे है। तो मैंने आपको बता दिया था GNI, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक छोटा सा टॉपिक जो रह गया था, एवरेज इनकम। मैंने आपको बताया था एवरेज इनकम कि टोटल इनकम को आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर रहे हैं। एवरेज इनकम ज़रूरी है कंपैरिजन के लिए, लेकिन ये डिस्पैरिटीज़ हाइड कर देता है। एवरेज इनकम यानी एक कंट्री की मैंने पर कैपिटा इनकम निकाली, तो एक कंट्री की पर कैपिटा इनकम निकाली यानी एवरेज की बात करें तो हर एक बंदे के पास उतनी ही इनकम जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हाँ उतनी ही जाए। हो सकता है कि अगर मेरी पर कैपिटा इनकम 5,000 निकली है तो किसी के पास 5,000 जा रही हो, तो किसी के पास 1,000 जा रही हो। तो जो ये भेदभाव है ना, डिस्पैरिटीज़ है, एवरेज इनकम उसे शो नहीं करता है। अभी कुछ दिनों बाद जब मैं वापस से वीडियो बनाऊंगी ना, तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा रही होंगी। एंड 1 या 2 टॉपिक्स जो रिमेनिंग है तो वो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, okay, so this was our development chapter and today it is completed and I hope कि आपको समझ आ रहा होगा because I gave my best and thank you.